गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है कंपसरेट अपॉइंटमेंट एंड रिटायरमेंट एंड बेनिफिट। हम लोग नॉर्मली आर्टिकल 226 में अपने राइट को पाने के लिए रीट फाइल करते हैं, और स्पेशली जो कंपसरेट अपॉइंटमेंट, अगर हमारे कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन जहां हम कंपसरेट अपॉइंटमेंट के लिए अपनी नियुक्ति पाना चाहते हैं, परंतु वह अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटमेंट देने में आनाकानी करते हैं, नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसे स्थिति में हम लोग हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं। आर्टिकल 226 यहाँ एक सवाल के जवाब में हम लोग डिस्कस करेंगे। कभी कभी होता है कि एक ही रीट पिटीशन से आर्टिकल 226 के अंतर्गत दो प्रे कर लेते हैं, एक कंपसरेट अपॉइंटमेंट के लिए, दूसरा जो है रिटायरमेंट एंड बेनिफिट के लिए। तो क्या एक ही पिटीशन में दोनों प्रे करना सही रहेगा या हो सकता है? फ्रेंड्स देखिए, पिटीशन आप डालेंगे, आप अपने हिसाब से, आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उनके हिसाब से आप डाल सकते हैं। लेकिन आपकी पिटीशन को किस हद तक ऑनरेबल कोर्ट कंसीडर करेंगे, ये कोर्ट का विषय है। अगर कोर्ट ये क्वेश्चंस रेज कर दे कि नहीं, दोनों अलग अलग कॉज ऑफ इश्यूज है, एक्शन है, तो कॉज ऑफ एक्शंस अलग होने के नाते आपको अलग पिटीशन दायर करना चाहिए। दोनों कॉज ऑफ एक्शंस अलग अलग होने के नाते एक ही पिटीशन में दोनों प्रे हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो आप जो है कोर्ट को बाध्य नहीं कर सकते। तो लॉजिकल ये है कि अगर कंपसरेट अपॉइंटमेंट है तो डेफिनेटली आप कंपसरेट अपॉइंटमेंट के लिए एक अलग फाइल करें, और दूसरा जो फाइल जो है रिटायरमेंटल बेनिफिट दैट इज द CMPF, मैंने हमारे प्रोविडेंट फंड रिलेटेड इशू हो सकता है, ग्रेचुटी हो सकता है, लिव इन कैशमेंट हो सकता है, और अदर जो जितने भी रिटायरमेंटल बेनिफिट्स हैं वो हो सकता है। अब हम लोग के विषय जो है, बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं कि आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226, इन तीनों में क्या अंतर है? तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 32 स्पेशली फॉर द फंडामेंटल राइट्स के जब भी आपके इन्फ्रिंज होते हैं, तो आप उसको पाने के लिए इस आर्टिकल्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप आर्टिकल 32 में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट्स में रीट फाइल कर सकते हैं। सो फार आर्टिकल 226 इज कंसर्न, 226 सिर्फ फंडामेंटल्स राइट से रिलेटेड नहीं है, इनका स्कोप काफ़ी बड़ा है। इतना बड़ा है कि आप जो है, आपके जो भी अदर्स राइट्स को इन्फ्रिंज होता है, जैसे मैंने अभी कहा कि आपको नौकरी पाने के अधिकार है, तो नौकरी पाने के अधिकार, लेकिन आपको वो नौकरी नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में आपने डेफिनेटली आर्टिकल 226 का एक्सरसाइज करेंगे। इसी तरह अगर मान लिया जाए कि वो आपकी नौकरी स्पेसिफिक कंपसरेट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, तो वो भी आप आर्टिकल 226 का एक्सरसाइज करेंगे। तो कहने का मतलब है कि हमारे आर्टिकल 226 का स्कोप काफी बड़ा है, बृहत है, और यहां तक कि 226 का एक्सरसाइज हम लोग तब भी करेंगे जब प्राइवेट पार्टीज जो है, प्राइवेट पार्टीज की राइट्स भी इन्फ्रिंज होता है, जबकि वो पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं है या पब्लिक एंटिटी नहीं है, तो क्या प्राइवेट पार्टी भी एक्सरसाइज 226 के कर सकते हैं? इस संदर्भ में हमारे सुप्रीम कोर्ट्स के भी कई व्यूज है, जजमेंट है, जिन्होंने साफ कहा गया है कि अगर प्राइवेट पार्टीज, फॉर द एग्जाम्पल एक प्राइवेट कॉलेज है
या प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, तो क्या जिसमें पब्लिक फंड्स का इन्वॉल्वमेंट है, यानी अल्टीमेट कंट्रोल हमारे अथॉरिटीज के पास है। अब यहां आपको देखना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ 226। तो ऐसे सिचुएशन जहां प्राइवेट पार्टीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द पब्लिक फंड्स, पब्लिक रिलेटेड इश्यूज, तो वहां पे भी आपको क्या कहते हैं आर्टिकल 226 का एक्सरसाइज करने का अधिकार है। इस संदर्भ में पटना हाई कोर्ट्स की भी कई जजमेंट्स है, वहां पे भी ये बताया गया कि नहीं, ये जो है कई टेंडर्स की मैटर्स पे भी इस तरह के जो है सवाल आए हैं, जिसमें हम लोग आर्टिकल 226 का एक्सरसाइज किए हैं। तो मुद्दा बात ये है कि हमारे आर्टिकल 226 का स्कोप काफी बृहद है। अगर आप अपने विषय को सही ढंग से, सही तरीके से रख सकते हैं, तो इवन अगर आप प्राइवेट एंटिटी हैं तो भी आप आर्टिकल 226 का लाभ या बेनिफिट ले सकते हैं। तो होप सो फ्रेंड्स कि आपको विषय समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के विषय आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।